राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि द्विझिल्लियुक्त कोशिकांग है। इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली होती है ना, वो अधिक पारगम्य होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विलेयर होता है, द्विलेयर परत होती है, जिसके अंदर बाहर वाली तो अधिक पारगम्य है, जबकि जो इनर आंतरिक जो झिल्ली होती है वो कम पारगम्य है। आंतरिक झिल्ली के घुमाव या रोल्स को क्रिस्टी कहा जाता है। जो आंतरिक झिल्ली का जो रूपांतरण होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहते हैं, और ये क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है और 70 प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। अतः इनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। इस कारण इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकांग या सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग। कोई अगर एग्जाम में पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का है, तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने की बात होती है। और इसमें द्विरज्जुक डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, न कि सिंगल स्टैंडर्ड। इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ध्यान रखना, ये नहीं होता है, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, वो भी वृत्ताकार, न कि रेखीय नहीं होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होता है, लेकिन वृत्ताकार होता है, रेखीय नहीं होता है। ये आप ध्यान रखना, इस प्रकार का रेखीय नहीं होता है, वृत्ताकार ही पाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो क्रिस्टी होती है, इनर लेयर, जो आंतरिक जो झिल्ली होती है वो घुमावदार हो जाती है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टे पर अधिक संख्या में F0 या F1 कण ऑक्सोसोम पाए जाते हैं, जो एटीपी संश्लेषण में कार्य करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे क्वेश्चन बना जाता है कई बार कि F0 या F1 कण, जिसे हम ऑक्सोसोम कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे पर ये देखने को मिलेगा आपको F0 F1। जो F1 क्या करता है कि एटीपी संश्लेषण में कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और क्या कहते हैं, जो ये वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, इम्पोर्टेंट है कि क्रिस्टे पर F0 F1 कण का क्या कार्य है, तो आपको बताना है एटीपी संश्लेषण में। कोशिका में समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित करके हम क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ड्रियम कहा जाता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है। सबको पता है, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, शक्ति घर कहलाता है। लेकिन क्यों कहलाता है पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वायवीय श्वसन से संबंधित है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र होता है, और क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जानते हैं अपन? TCH चक्र। इसको TCH चक्र या सिट्रिक चक्र भी कहा जाता है। किसको? क्रेब्स चक्र को। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का है? वायवीय श्वसन से संबंधित होता है। और जब अवायवीय श्वसन होता है तो किसका निर्माण होगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा अवायवीय श्वसन से। और वायवीय श्वसन हो जाएगा तो आपको पता है आगे क्या कहते हैं, जो उसमें पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट में यदि वायवीय श्वसन हो गया है तो एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद में क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। अंतिम उत्पाद ध्यान रखने होगी, है ना। आगे पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक। तो बस इतना ध्यान रखना अभी तो कि एक प्रकार का वायवीय श्वसन है। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला देखो कि प्लास्टिड और लवक, सॉरी, इसके बारे में अभी तो आपको दिखाना है मुझे। और ये देखो, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि ये इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, उसके ऊपर ETC और ETS देखने को मिलता है। ये ETC और ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बनता है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स चक्र होता है,
क्रेब्स चक्र कहाँ पे हो, देखो क्रेब्स चक्र आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिल जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। अब जो कथन कारण में आता ना कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र और ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है वो कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको बताना माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। ये मैट्रिक्स में मत बता देना, ईटीसी को आप माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे बताओगे, मैट्रिक्स में नहीं। मैट्रिक्स के अंदर तो मात्र केवल और केवल क्रेब्स चक्र चलेगा, आंतरिक झिल्ली पे ये ईटीसी चलेगा। मैं इतने 3-4 बार बोल देती हूँ कि शायद याद ही हो जाती होगी, आई होप कोई नहीं भूल सकता इसको दोबारा। और डायग्राम को अच्छे तरीके से देखो कि देखो ये बाह्य लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आंतरिक लेयर होती है। इस आंतरिक लेयर पे आपको ईटीसी देखने को मिलेगा, आंतरिक लेयर पे। और ये है आपकी मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया की, जहाँ पे अपन को क्रेब्स चक्र देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है क्रिस्टे, ये देखो ये क्रिस्टे है जिसके ऊपर है ना, इस पे जो F0 F1 कण है ना, अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सोसोम बोलेंगे, ठीक है। ये वृत्ताकार है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिल रहा है, 17 प्रकार का राइबोसोम देखने को मिल रहा है। पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे। ये 2 क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है। अगला देखो कि प्लास्टिड और लवक, इनका कार्य क्या है, प्लास्टिड और लवक का। ये इनकी जो प्लास्टिड और जो ये मतलब लवक जो होता है, इसकी उत्पत्ति से माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, समझ लो पहले कि पादप कोशिका व युग्लिना में उपस्थित होता है। एक तो ये बात ध्यान रखने की कि इसमें ये कहाँ पादप कोशिका में और युग्लिना में उपस्थित होता है लवक। बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्य, सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य, वही वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए, 17 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता इनमें उपस्थित होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है इसलिए। और अर्धस्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। युग्लिना में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये ध्यान रख लेना, युग्लिना में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही इसकी उत्पत्ति होती है लवक की। और हाँ, जब माइटोकॉन्ड्रिया में द्विखंडन की क्षमता पाई जाती है तो लवक में पाई जाती है, आगे आएगा वो डिटेल से, ठीक है। इधर देखो प्रोप्लास्टिड, अच्छे से देखना इसको कि प्रोप्लास्टिड है ये, देखो जिसमें प्रकाश नहीं होता वो इटियोप्लास्ट कहलाता है। और जहाँ जहाँ प्रकाश प्रेजेंट होता ना, इसमें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो अच्छे से देखो यहाँ पे कि एक तो मैंने बताया है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों को ही ध्यान से देखना है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, एक प्रकार का रंगहीन कलरलेस है, ये रंगहीन देखने को मिलेगा, कलरलेस है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है इसलिए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसे हरे प्लास्टिड कहते हैं। ये इनका कार्य देखो आप पहले, इनका कार्य क्या है, भोजन संग्रह का, किसका, ल्यूकोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट का क्या होगा, फलों और पत्तियों को रंग प्रदान करने का। क्लोरोप्लास्ट का कार्य का फोटोसिंथेसिस का कार्य है, ठीक है। आगे देखो, अगर जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह है क्या कहलाता है, एमाइलोप्लास्टिड, एमाइलोप्लास्टिड कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह। प्रोटीन का जो संग्रह होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, एलिरोप्लास्टिस। वसा या फैट का संग्रह होगा उसको क्या बोलेंगे, इलियोप्लास्टिस, ठीक है। ये तो इसका हो गया ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, अगर आपको याद रखना तो ये 3 चीज़ें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि एमाइलोप्लास्ट किसका संग्रह करता है, एलिरोप्लास्ट किसका संग्रह करता है, इलियोप्लास्टिस किसका संग्रह करता है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, जो फलों और पत्तियों को रंग प्रदान करने का, तो इसमें देखो पिगमेंट यानी वर्णक। अगर हम बात करते कैरेट, गाजर होता है उसमें कौन सा, बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, जो एक रंग प्रदान करता है। बीटा कैरोटीन का कार्य क्या है, रंग प्रदान करने का, जो कि आपको कैरेट में देखने को मिलता है। टमाटर और लाल मिर्च, इसके अंदर लाइकोपिन, और ये लाइकोपिन क्या करेगा, लाल रंग प्रदान करेगा टमाटर और लाल मिर्च में। और
शिमला मिर्च भी होती है ना, कई बार लाल रंग की शिमला मिर्च, उसके अंदर भी जो ये लाल रंग देने का कार्य लाइकोपिन का होता है, लाल रंग का कार्य। ठीक है, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट का तो कार्य पता ही है, फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखने की है, तो आपको याद रखना ही है। मैं एकदम शॉर्ट लेके आ रही हूँ चीज़ें, ताकि इतनी चीज़ें अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इतना सा भी अगर याद है ना, तो समझ लो आपको नॉलेज तो आसानी से हो जाएगी, आराम से नॉलेज हो जाएगी। हाँ, सेकंड ग्रेड में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से नहीं बनता है, इसका तो आपको पता चल ही जाएगा। इतना भी याद कर लोगे ना, तो आपको अनुमान भी लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते, कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है पढ़ने लायक, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। अगला देखो, और इतना याद कर लोगे ना तो काफ़ी है, आराम से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप पेपर को अच्छे से सोल्व भी कर पाओगे और अच्छे से आराम से सिलेक्शन भी ले पाओगे। अगला देखो कि अंतःसहजीवी जिसे हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोंट, क्या बोलेंगे, एंडोसिम्बायोंट, जिसे देखो अंतःसहजीवी, इस सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक की उत्पत्ति जीवाणु या प्रोकैरियोट से हुई है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की उत्पत्ति जीवाणुओं से होती है। जीवाणु किस में आएगा, प्रोकैरियोट्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की उत्पत्ति जीवाणु से हुई है, और जीवाणु का नाम क्या है, उस जीवाणु का नाम है रिकेट्रिया प्रोविस्की जीवाणु। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंडोसिम्बायोंट का संबंध है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन किससे, जीवाणु, उस जीवाणु का नाम बताना है, रिकेट्रिया प्रोविस्की जीवाणु। ठीक है, अगला देखो कि अब इसमें मैंने बताया ना कि इसकी लवक की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया से हुई है, और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जीवाणु से। जीवाणु किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में, और इस जीवाणु का नाम क्या है, रिकेट्रिया प्रोविस्की जीवाणु। ठीक है, अगला देखो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर उस समय जब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स अपन ने पढ़ा, उसके अंदर भी अपन ने अंतर देखा। अब यहाँ पे देख लो एक बार और कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, हिस्टोन नहीं पाया जाएगा। सेम चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर भी तो वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, हिस्टोन नहीं पाया जाएगा। और इसके अंदर भी वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, हिस्टोन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 17 राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 17 राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ऐसा ही लवक के अंदर होगा। बाह्य झिल्ली पोरिन्स जो क्या करेगी, वाहक प्रोटीन का, एक वाहक का कार्य करता है जो प्रोटीन्स के लिए, इसमें भी यही होगा, बाह्य झिल्ली पोरिन्स, लवक के अंदर भी यही होगा। प्रोकैरियोट्स में विखंडन पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी विखंडन, लवक के अंदर भी विखंडन देखने को मिलेगा। मतलब विखंडन, इससे ही समान उत्पत्ति होती है इनकी, 1 से 2 में बट करके। ठीक है, अगला देखो राइबोसोम या इनकी पैलेट कण, तो देखो राइबोसोम के अंदर कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम किस प्रकार का है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, अर्थात अपन इसको क्या बोलेंगे, राइबोसोम को ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया और जो लवक है उसको अपन क्या बोल रहे थे, सेल विद इन सेल। और राइबोसोम को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना, इसमें कोशिकांगों के भीतर कोशिकांग, उसमें सेल विद इन सेल, इसमें ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। रासायनिक रूप से राइबोसोम क्या करता है कि आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसका संश्लेषण केंद्रिका में होता है, केंद्रिका भी प्रोटीन्स का ही निर्माण करने का कार्य करेगी, इसका सहायक होता है। और 2 प्रकार के राइबोसोम्स जिसमें 70S और 80S, और एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है इसके अंदर सेउडबर्ग इकाई। क्या है, सेउडबर्ग इकाई या अवसादन इकाई भी बोलते हैं। और जो इसका कार्य क्या है, ये घनत्व या साइज का सूचक है। एस का मतलब क्या है, सेउडबर्ग इकाई या अवसादन इकाई, इसका मतलब क्या है, घनत्व या साइज का सूचक है, घनत्व को बता रहा है ये कि 70S 80S यानी इतना घनत्व इतनी साइज है। ठीक है, अगला देखो इसके अंदर कि
70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स है, जो कि अपन ने पढ़ा है कि 70S किस में देखने को मिला था, जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S, लवक के अंदर भी 70S, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लवक दोनों में 70S, जीवाणु में भी 70S। 80S किस में देखने को मिला, यूकेरियोट्स में। 80S किस में देखने को मिलेगा आपको, यूकेरियोट्स में। और ये कहाँ, यूकेरियोट्स की कोशिका द्रव्य में, यानी यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S देखने को मिलता है, RER में भी। यहाँ से क्वेश्चन बना था 2023, इसका संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर था ना, उसके अंदर आया था कि 80S राइबोसोम किस में देखने को मिलेगा, तो वो यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म में था 80S राइबोसोम। ये क्वेश्चन आया था संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जब 2024 का पेपर हुआ था सितंबर में शायद तक, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। अब देखो 70S किस किस में डिवाइड होता है कि 50S जो कि एक बड़ी उप इकाई होती है और 30S की छोटी उप इकाई होती है, इसमें डिवाइड होता है। और ये 50S जो है ना, ये किससे मिलकर बना होता है, ये 50S 23S rRNA से और 5S rRNA से, और 30S जो होता है ये 16S rRNA से मिलकर बना होता है। और इसमें देखो 80S के अंदर 80S 60S में और 40S, 60S बड़ी होती है, 40S छोटी होती है। और ये जो 60S जो होती है ये 28S rRNA से मिलकर बना होता है, प्लस में 58S rRNA प्लस में 5S rRNA से मिलकर बना होता है। और ये 40S जो छोटी होती है 18S rRNA से मिलकर बना होता है। ये इसका है। अब ये देखो कि इसको याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी तो ये रहती है कि याद करने का रहता है कि याद कैसे करें। तो आई होप, मैं समझती हूँ कि इतना तो याद हो गया होगा कि 70S किस में पाया जाएगा, 80S किस में पाया जाएगा। 70S माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और प्रोकैरियोट्स में, 80S यूकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें। 50S और 30S और इधर है तो 60S और 40S आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना, लेकिन मैं कैसे याद रखती हूँ ये ध्यान रख लेना। ये तो आपको रट लेना, 50S और 30S का तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 70 का और 80 का आधा अगर हम बात करें तो 40S, तो इसका मतलब 60S, 40 में 20 ऐड करोगे तो इधर 60 और 40 आ जाएगा। और याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं, जैसे 70 है, 70 का आधा करोगे तो 35 आता है, लेकिन आप ध्यान रख लो इसमें 30 तो ऐड आएगा ही आएगा। 30 के अंदर आप फिर 20 और ऐड कर देना तो 50 ऐसा जाएगा। 80 का आधा कर देना 40, इसके अंदर 20 और ऐड कर देना तो 60, ठीक है ना। तो इसमें देखो 30 का आधा 15 होता है, तो मैं इसमें ऐसे याद रखती हूँ 16S rRNA। और इसमें आपको याद रख लेना 50 का आधा 25, तो आप ध्यान रखना 23 और 5S rRNA। ट्रिक बता रही हूँ मैं याद रखने की, आप ऐसे मत समझ लेना कि मैडम ऐसे बता रही कि भाई इसका आधा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको पता ही इससे साइंस में बताया गया कि भाई 70S 50S और 60S से मिलकर बना होता है तो बना होता है, और बाकी इसमें इतने RNA काम में आता है। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पे क्लिक जो हो जाता है माइंड में वो फटाफट से, क्योंकि 1 सेकंड में चलना पड़ता है वहाँ पे, माइंड को बहुत तेज़ चलाना पड़ता है। तो वहाँ पे याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। जैसे 70S याद आता है आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि हाँ 70 का आधा 35, तो इसका मतलब इसमें 30 आसपास ही अपन। 40 वाली बात तो भूल जाओ, 40 वाली बात यहाँ नहीं आएगी। 30 और 30 में 20 जोड़ो तो 50, फिर आप डिवाइड कर सकते हो कि हाँ इसमें ये RNA मिलते हैं। 70 का 80S आ गया तो आपको फटाफट दिमाग में आना चाहिए इसका आधा 40, तो फिर इसमें आप ऐड कर सकते हो हाँ ये, ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हो, ये याद रखने की ट्रिक बताइए भाई मैंने तो आपके लिए आसान किया है कि आप याद कैसे रख सकते हो। मायने ये रखता है कि याद रखना कैसे रह सकता है मैं एग्ज़ाम तक, बस वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे नोट डाला है कि राइबोसोम के दोनों उप इकाइयों को स्थायी रखने में मैग्नीशियम कार्य करता है। जो ये राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होती हैं 70S और 80S की, तो इसको स्थायी रखने का कार्य कौन करेगा, मैग्नीशियम 2+ कार्य करता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है
कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को स्थायी रखने का कार्य कौन करता है, तो मैग्नीशियम 2+ आपको बताना है। इसका कार्य क्या है, मैंने पहले बताया कि प्रोटीन संश्लेषण में होता है और कोशिका के प्रोटीन्स एंजिन या फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या बोलेंगे अपन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता नहीं, बनेगा, जाहिर सी बात है कि राइबोसोम का कार्य क्या है आपको पता है, प्रोटीन संश्लेषण में। और राइबोसोम को हम कोशिका की फैक्ट्री मतलब प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, ये बताना है। सारी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये जो एक एक लाइन बता रही हूँ ये शॉर्ट, इससे तो ज़्यादा क्या शॉर्ट होगा, ये ऑलरेडी शॉर्ट ही है, लेकिन जितना पढ़ाया ये सफिशिएंट है, काफ़ी है एग्ज़ाम निकालने के लिए, काफ़ी। इतना भी याद कर लोगे ना आराम से, आप उन क्वेश्चनों को टच करना जो आपको आता है पहले, और आराम से निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन डेली पढ़ते रहिए और डेली याद रखना है बस। तो बस ये ध्यान रखना कि हाँ राइबोसोम का कार्य क्या होता है, इसको दोनों पेड़ को स्थायी रखने में मैग्नीशियम कार्य करता है, और 17 80 दोनों इकाइयाँ होती है। 17 की कौन सी होती है, मैं फटाफट बताओ भाई, 50 और 30। 80 की कौन सी होती है, 60 और 40 इकाइयाँ होती है। ऐसे इनको फटाफट याद रखना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली पढ़ना है, अपने नोट्स बना लो और लाइक भी करा करो, और अपने जो भी साथीगण हैं उनके साथ शेयर करा करो, ताकि शॉर्ट आप पढ़ सको, समझ सको। आपके लिए एनसीईआरटी की भाषा भी इजी हो जाएगी आसानी से, और आप तैयारी पर लगे रहें। ज़रूर वैकेंसी आएगी अगली बार 2027 में देखने को मिलेगी। तब तक आप तैयारी ना छोड़ें, अपना मनोबल बना के रखें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।